नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चौथे चरण का चुनाव कराकर लौट रहे दर्जनों जवान घायल। बस और ट्रक में हो गई आमने सामने भिड़ंत, कई जवानों की हालत गंभीर। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत दूसरा गंभीर रूप से हो गया घायल। और मुजफ्फरपुर के भूमियार मतदाताओं को मनाने में लगे बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर, क्षेत्र में कर दिया है कैंप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बस और ट्रक की टक्कर में दर्जनों जवान घायल हो गए। सभी जवान बुधवार को चौथे चरण का चुनाव कराकर लौट रहे थे। घटना सकरा थाना क्षेत्र के NH 28 की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते सकरा पुलिस मौके पर पहुंच घायल जवानों को PSC में भर्ती कराया। बताया गया कि चुनाव कर लौट रहे जवानों से भरी एक बस और ट्रक में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे दर्जनों जवान जख्मी हो गए। आधा दर्जन गंभीर रूप से जख्मी जवानों को PSC से SKMCH रेफर कर दिया गया। मामले में DSP ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी के अंदर में रहा, ट्रक से टक्कर गया। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तकरीबन 10-12 लोग घायल हैं। 10-12 लोग घायल हैं। सबकी स्थिति ठीक है? दो का सीरियसली है, जो सीरियस है दो मेडिकल ले गया है। मेडिकल लेके जाया गया। आप लोग कहाँ से जा रहे थे? हम लोग वो इसलिए इलेक्शन मार के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। वो जगह का नाम याद नहीं है हमको। कहाँ ड्यूटी कर? वही तो भूल गया हम जगह का नाम। ये मुजफ्फरपुर जा रहे थे? आप लोग अभी मुजफ्फरपुर जा रहे थे? हम मुजफ्फरपुर से आए हम लोग। की नाम अच्छी जगह का नाम याद नहीं रहता हमको। आप लोग असम पुलिस में? हाँ, असम से है। इलेक्शन ड्यूटी में है। और इलेक्शन कराने जा रहे थे? हाँ, इलेक्शन की एक जगह में करके आ गया, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। हम लोग समस्तीपुर से इलेक्शन ड्यूटी खत्म कर आ रहा था और दूसरे जगह दूसरी जगह जा रहे थे। सारण डिस्ट्रिक्ट जा रहा था। कितने लोग थे आप लोग बस में सवार? 35 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 3 लोग सीरियस हुआ है और चोट लगा है। सभी लोगों को चोट लगा है। सबको चोट लगा है? सब चोट। लगभग कितने लोग को अस्पताल लाया गया यहाँ पे? यहाँ पे 25 मन होगा। 25 लोगों का अस्पताल लाया गया। और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग असम से आए हैं। क्या हुआ है? देखिए, हमारी गाड़ी बस के 100 मीटर पीछे थी। पीछे हम लोग चल रहे थे और अचानक क्या हुआ कि बस को देखे कि ट्रक की साइड में एकाएक मुड़ गया और जाके ट्रक से भिड़ गई और धुआं निकलने लगा। हम लोग तो घबरा ही गए कि हुआ क्या। गाड़ी उसी जगह छोड़ के गए। आपके सामने ये घटना हुई थी? हाँ, आके सामने देखे कि बस जो है भिड़ गई है ट्रक से और लगा कि एक्सीडेंट हो गया। आवाज़ भी आई बस के। उसके बाद हम लोग दौड़े, गाड़ी वहीं छोड़ के हम लोग दौड़े आगे गए और देखे कि उसमें से शीशा, जो बस का शीशा था, उससे 2 शीशा फूट के 2 जवान की सड़क पे आ चुके। टोटल कितने जवान घायल? उसमें जवान ज़्यादा घायल है, करीब 4-5, और उसके बाद 25-30 जवान। सबको कुछ ना कुछ चोट आई है। किसी का पेट टूटा है, किसी का कंधा टूटा है, किसी का सर फटा है, किसी का मुंह में चोट है। बहुत सारे जवान को। ये सभा और सुजालपुर चौक के बीच की है और उसी से 100 मीटर पहले भी घटना हुई थी। एक धर्मघाटा है NH 28 में। नहीं, अभी तक वो ऐसी अशुभ समाचार नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सब इलेक्शन ड्यूटी कराने जा रहे थे सारण।
मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर पटना NH 28 पर रामदयालु के पास एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। टक्कर मारकर भाग रहे हाईवा ट्रक को स्थानीय लोगों ने घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटना के शिकार दोनों व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक और बाइक सवार दोनों मुजफ्फरपुर से भगवानपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच हाईवा ट्रक ने बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दिया। एक्सीडेंट हुआ है अभी। कहाँ पर कौन सी जगह पर? ये रामदयालु बोलता है। बाइक सवार की मौत हो गई है ना? हाँ। क्या चीज से मारा था? डंपर गाड़ी से। पुलिस आई बॉडी को ले गई? हाँ, बॉडी ले गई मेडिकल। बदलते परिवेश में नए शोध होने चाहिए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होने के साथ साथ विकास भी सुनिश्चित हो। आने वाले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी लीड एनर्जी का सोर्स हो सकता है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की ओर से सीनेट हॉल में नेशनल सेमिनार और अमर्जिंग ट्रेंड इन अप्लाइड केमिकल साइंस विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति RS दुबे ने ये बातें कही। कार्यक्रम में बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश चंद्र राय ने कहा कि MOU हो जाने से बिहार यूनिवर्सिटी के शोध छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च करने में मदद मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सचिव नवीदुल हक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में यह सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले समय में शोध छात्रों को मदद मिलेगा। सेमिनार में देश के विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जो आजकल जो हम माननीय प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है, उसी की एक छोटी सी कड़ी के तौर पे आप इस नेशनल सेमिनार ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अप्लाइड केमिकल साइंसेज का आयोजन किया गया कि जो छात्र हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर सकें कि रिसर्च को टेकअप करें एज ए कैरियर, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो किसी का भी डेवलपमेंट और विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। हम लोग दूसरे के टेक्नोलॉजी पे निर्भर रहेंगे। और इसमें जो माननीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति जी, हमारे कुलपति माननीय दिनेश चंद्र राय जी और प्रोफेसर NB सिंह जी ने की नोट एड्रेस दिया। उन लोगों ने अपने वक्तव्य रखे और जो नई ये आ रही है टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ प्रोफेसर रंजीत वर्मा जी ने, कुमार वर्मा जी ने, जो हमारे पुरानी सभ्यता का जो ये है धरोहर है, सब विषयों में जो योगदान है जिसको हम भूल चुके हैं, उसका भी वर्णन किया गया। हम सभी का एक मत है कि ये सेमिनार में जो बातें हुई और आगे भी जो होंगी, अभी टेक्निकल सेशन बाकी है, तो उसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे और समाज का भी कल्याण होगा। बिहार विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस सेमिनार में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं। तो इमर्जिंग माने केमिस्ट्री की फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रिसर्च हो रहा है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे बच्चों को, इस सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे माननीय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह MOU लाइव होगा, रियल MOU होगा और हमारे फैकल्टी छात्रों और प्रोफेसर को MOU साइन से क्या? सबसे बड़ी बात है कि हमारे PG और PhD के स्टूडेंट्स जो सुविधाएं हमारे पास नहीं हैं और जो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हैं, हमारे बच्चे वहां जाएंगे। इस MOU से अधिकृत एक तरह से हो गए कि वहाँ जाएंगे और उनको अपना रिसर्च करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। सर इसी बिहार की मट्टी के हैं तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं
कि सर का कितना सहयोग रहेगा और सर का आना हम लोगों की ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। इन अप्लाइड केमिकल साइंस पर आज सेमिनार हुआ, इसका क्या कुछ मुख्य बातें हैं? आज के इस सेमिनार में देश के बड़े बड़े जो रसायनविद हैं, केमिस्ट्री जानने वाले लोग, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और उद्घाटन सत्र के दौरान लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि केमिस्ट्री विषय से संबंधित क्या क्या जो नए नए शोध आजकल की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो समय बदल रहा है हमारे, जिसे एनर्जी के लिए हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए, उस प्रकार किस प्रकार से हम ग्रीन एनर्जी ले आएँ पेट्रोलियम एनर्जी के बदले। सेमीकंडक्टर्स की बात हुई, चर्चा हुई कि किस प्रकार से हम नए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाएं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण हो सके। उसके साथ साथ नैनो मटेरियल्स, किस प्रकार से नैनो मटेरियल्स बनाए जाएँ, जो कि नैनो मटेरियल का दायरा बड़ा व्यापक है, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ जो हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि मेडिसिन के फार्मूलेशंस वो हमारे इको फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो केमिस्ट्री जैसे विभिन्न जो साइंस के जितने डिसिप्लिन्स हैं, वो सब की माता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। तो आज आवश्यकता है कि जो हमारे बदलते हुए परिवेश के मुताबिक जो शोध होना चाहिए, उसको हम ध्यान में रखें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और हमारे विकास की दिशा भी तय हो। हाइड्रोजन की उपलब्धता, सर आपने वक्तव्य में कहा कि हाइड्रोजन की उपलब्धता आगामी समय के लिए कितना उपयोगी है? जी, इसलिए कि अभी जो एनर्जी का हमारा क्षेत्र है, हम मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऊपर हैं। हमारे यहाँ जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो चलते हैं वो मोस्टली डीजल पेट्रोल पे चलते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी का सोर्स बन सकता है और उसके लिए हमारे देश के अंदर जो पर्याप्त सोलर एनर्जी मौजूद है, विंड एनर्जी मौजूद है, जिसको कि हम एनर्जी को ट्रैप करके और उसको वाटर को स्प्लिट करा करके हम हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं और वो हाइड्रोजन से हमारे 2 व्हीलर्स चलेंगे, 4 व्हीलर्स चलेंगे। नेपाल के काठमांडू दशरथ स्टेडियम में 16 से 21 मई तक आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम बुधवार को काठमांडू के लिए रवाना हुई। टीम में कुमारी अनन्या, ईशिका मेहता, शिवानी परिधि प्रिया, तन्मय श्रीवास्तव, आदित्य राज ठाकुर, सनी श्रीवास्तव, नीरज कुमार और नीतीश कुमार शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव एवं टीम मैनेजर नीतीश कुमार भी गए हैं। भारतीय टीम में चयनित सभी खिलाड़ियों को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स की ओर से इंडिया का जर्सी दिया गया। इंडिया जुएंडू सीन कराटे फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुनील कुमार, सचिव शिल्पी सोनम, संयुक्त सचिव आशिफ अनवर, कोच सूरज पंडित, सदस्य उपासना आनंद, सूबेदार चंद्र प्रकाश, प्रियंका सिंह, ओम प्रकाश मेहता एवं पलघुमन झा ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर विदा किया। 16 से 21 मई तक नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय भारतीय टीम आज रवाना हुई। इस टीम में मुख्य कोच के तौर पे शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जा रहे हैं। इनका चयन कोच के तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए किया गया है। इस टीम के खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं कि अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2022 में टीम ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इस बार उम्मीद है कि टीम अपनी पूरी जी जान लगा देगी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। साथ ही सभी खिलाड़ियों को भारतीय टीम का जर्सी दिया गया रास वर्ल्ड की ओर से और सभी सदस्यों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई ताकि टीम नेपाल में काफी अच्छा प्रदर्शन करे। मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध मां बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ में बुधवार को माता की जयंती मनाई गई। मंदिर के महंत देवराज ने बताया कि वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन मां की जयंती मनाई जाती है। मां बगलामुखी 10 महाविदाओं में 8वीं स्वरूप है। मां बगलामुखी की पूजा कई रूपों में की जाती है। मां के दरबार में मिट्टी की प्याली में दही, हल्दी और धूप अर्पित किया जाता है और इसके बाद भक्त अपनी मनोकामना को मां के सामने रखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शस्त्र दल यंत्र भी स्थापित है, जिसकी विशेषता है कि यहाँ 10 महाविधा, 18 महाविधा और 108 विधा की साधना की जाती है। वहीं शस्त्र दल यंत्र पर यंत्राभिषेक भी किया जाता है, जिससे मां की कृपा प्राप्ति होती है।
जय माँ बगलामुखी। जैसे कि आज एक मान्यता के अनुसार आज माँ की जयंती मनाई जा रही है। आज बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन को माँ की जयंती मनाई जाती है। ऐसे पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की तिथि जयंती चतुर्दशी भौम तिथि के दिन रात्रि काल में माँ का अवतरित दिवस हुआ था, तो उस दिन भी माँ की मुख्यतः जयंती मनाई जाती है, विशेषता उसी दिन मनाई जाती है। पर एक मान्यता के अनुसार आज भी मनाई जाती है। जैसे कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं स्वरूप है। माँ को अष्टम स्वरूप में स्तंभन देवी का स्वरूप कहा जाता है। पर माँ षटकर्म की भी अष्टधात्री है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण की भी माँ अष्टधात्री है। जो भी साधक माँ बगलामुखी की साधना करते हैं उसे षटकर्म की सिद्धि प्राप्त होती है और भक्तों के कल्याण के लिए माँ की पूजा की जाती है। माँ के दरबार में मिट्टी के प्याले में दही, हल्दी एवं दूभी माँ को अर्पित किया जाता है, जो मनोकामना पूर्वक प्रसाद माना जाता है। ये प्रसाद को माँ को अर्पित करके जो भी भक्त अपने जीवन में कोई मनोकामना या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उस समस्या से मुक्ति पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में देखते हैं कि माँ 10 भुजा में विराजमान है। जो पौराणिक काल से ही माँ, ये मंदिर जो है ये पौराणिक काल से ही भक्तों के लिए कारगर रहा है। करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना, साधना, पूजा, हवन, पाठ करते हैं और अपनी समस्याओं से निवारण पाते हैं। माँ के समक्ष यहाँ सहस्त्रदल यंत्र है जो मनोकामना पूरक यंत्र है। इस यंत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पे 10 महाविद्या, 18 महाविद्या एवं 108 विद्या की भी साधना, यहाँ तक कि 7 करोड़ मंत्र संसार में है। उस मंत्र में से किसी भी मंत्र की साधना अगर इस यंत्र पे की जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ख़ास करके आपने अभी तक सुना होगा कि रुद्राभिषेक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक विशेषता यहाँ है कि यहाँ यंत्राभिषेक भी कराया जाता है। यंत्राभिषेक करने से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और त्रिकाल देवी की प्राप्त होती है। और साक्षात माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्या की स्वरूप है यहाँ पर, उनकी भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। और इन पूजा करने से भक्तों के जीवन में आए हुए कई प्रकार की समस्या, जैसे अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप कोर्ट कचहरी से बाधा में हुए, आपके घर में आपकी बेटी की विवाह नहीं हो रही है, बच्चे को संतान नहीं हो रहा है, इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और यहाँ यंत्राभिषेक किया जाता है। जय माँ बगलामुखी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मुजफ्फरपुर में कैंप करा दिया है। वो जहां उपचुनाव में तेजस्वी के A to Z फॉर्मूले को सेट करने वाले मुक्तेश्वर सिंह, अभय सिंह, बनवारी सिंह, अरविंद सिंह, पुरनी वाले, शशिरंजन समेत सैकड़ों भूमिहार नेताओं के साथ लगातार बैठक कर विवेक ठाकुर इस जाति को बीजेपी से जोड़े रखने की मुहिम में लगे हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से राजद ने मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाकर मुजफ्फरपुर में बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में मुन्ना शुक्ला का साइड इफेक्ट न पड़े, इसलिए बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर भूमिहार समाज को पार्टी से जोड़े रखने में लगे हुए हैं। कुल मिला के एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है, प्रचंड बहुमत से यहाँ पे एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौथे शाह तो यहाँ पर विजयी होते हुए हम देख रहे और बड़ा स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो है ये तय कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की झोली में मुजफ्फरपुर का सीट गिर कर भेज तरह की बात उठ रही है, लेकिन जो समाज का अंतिम तबका व्यक्ति सबसे पहले वही पर बना के बैठा हुआ है। क्योंकि देखिए एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कोई प्रादेशिक चुनाव नहीं, हरेक व्यक्ति का जो प्रथम पहचान है वो ये उसका चुनाव है, जो सब भारतीय लोग हैं, ये भारत का चुनाव है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के नेता सब जो क्षेत्रीय पार्टी है उन लोग भी मैनिफेस्टो आधारित बात कर रहे हैं, जिसका एक भी सांसद दे रहे हैं। तेजस्वी के घर पर घूम रहे हैं, एक तो मचम्बे हो गए, परसों टीवी पे उनका कोई लोकल चैनल का इंटरव्यू देख रहे थे, तो देखे कि घर में अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, चलते चलते उसको सरकार को और 2 मिनट के बाद फिर जो है ममता दीदी जैसा
पर बैठ गए। कर्नाटक बिहार और बिहार की जनता को समझता है कि जिस तरह से चाहे वैसे घुमा सकते हैं, तो ये दिशा देने वाला राज्य है। अगर मेरा मानना है कि अगर आदरणीय मोदी जी का गांधी मैदान का वो ऐतिहासिक रैली अगर नहीं, तो हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत में जो सरकार बनी पूरा देश में खत्म हो गए। अद्भुत योगदान का बिहार की रही। उसी प्रकार से जो आशंका इन लोगों ने लोगों के मन में घोड़ने का तरह तरह से कोशिश किया है, ये कंफ्यूजन बिहार में पैदा। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही नीलिमा कुमारी उर्फ नीलिमा अडिग ने मुजफ्फरपुर को आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का वादा क्षेत्र के जनता से किया है। पिछले 2 दशकों से नीलिमा कुमारी सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में जनसेवा की है। बुधवार को आयोजित अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलिमा ने एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधा। नीलिमा ने कहा कि दोनों ने मतदाताओं से प्रत्याशी चुनने का अधिकार भी छीन लिया है। जिन्हें यहां के मतदाता रिजेक्ट कर दिया है, उन्हें ही इन दोनों गठबंधन ने मैदान में उतार दिया है। एक तरफ भाजपा से बेटिकट किए गए अजय निषाद मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जिसे मुजफ्फरपुर की जनता ने 5 साल पहले 4.5 लाख मतों से हराया, वही राजभूषण चौधरी आज भाजपा के उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि दलों के दलदल से मुजफ्फरपुर को मुक्त कराना ही उनका संकल्प है। लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था, इसलिए मेरा निर्णय जो है चुनाव लड़ने का हो गया, क्योंकि जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसको जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी और जनता को जो चुनने का अधिकार दिया गया है उसका हनन जो है राजनीतिक दल कर रही है। वो हमारे ऊपर रिजेक्टेड कैंडिडेट को जो जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है चाहे एनडीए गठबंधन का, वो मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे ऊपर वो थोपा गया। यही कारण था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, मत देने के अधिकार को बचाने के लिए ये मेरा निर्णय है कि मैं जनता की आवाज़ बनके चुनाव लड़ूंगी। पिछले इलेक्शन में जो अभी एनडीए के उम्मीदवार है वो 4 लाख मतों से यहाँ से हारे हैं, तो जनता का रिजेक्शन हो गया। और अजय निषाद जी को जो 10 साल से रहे थे सांसद, उनके कार्यकलाप के कारण उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जनता उनको पहले रिजेक्ट कर चुकी थी सर्वे। तो वो रिजेक्टेड माल को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो जनता के पास चॉइस कहाँ है? जनता को चुनने का अधिकार छीन लिया इन राजनीति को। क्या उनके पार्टी में वैसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको वो उम्मीदवार बना के पेश करती, जनता के सामने लाती? मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के मैदान में जी कैसे करते हैं जनता का चुनने का अधिकार मतदान आप पहले से मैं दोनों मुख्य राजनीतिक, मैंने जीतने की बात नहीं की, तो जो मुख्य राजनीतिक विचारधारा के दो मुख्य गठबंधन जो है भारत में, जो भारत का ग्रामीण प्रवेश का होता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है न कि ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो जो मुख्य धारा के 2 दल है, 2 गठबंधन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी जो उम्मीदवार खड़ा हुए वो जनता से उनका संबंध स्थापित होते होते समय लग जाए। पहला एजेंडा है जनता को उनको चुनने के अधिकार से वंचित होने से बचाना। दूसरा एजेंडा है शैक्षणिक गौरव को, जो मेरा मुजफ्फरपुर का शैक्षणिक गौरव था, उसको पुनः स्थापित करना। शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शिक्षा, जो कि मैं 1 to 10th तक का फ्री दूंगी बिहार के बच्चों को, जो कि सिविल सेवा के शिक्षक जो पढ़ाएंगे, तो वह स्तरीय शिक्षा उन लोगों को उस लेवल का मिलेगा ताकि किसी भी सरकारी नौकरी के लायक वो बन सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तीसरा मेरा उद्देश्य है आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बनाना, पॉकेट इंडस्ट्री के रूप में 50,000 रुपया प्रति परिवार इनकम का व्यवस्था करना। और चौथा मेरा है महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, जो उनको अधिकार है वो सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं, धरातल पर उतर सके। ये प्रयास रहेगा। निर्दलीय होके मैंने मानवाधिकार के क्षेत्र में 20 साल काम किया है। मानवाधिकार ही मेरा पैशन रहा।
और जिसका पैशन 20 साल ऑलरेडी उस फील्ड में कर चुके हैं हम। और महिलाओं के आरक्षण जो मिले हैं लोकल बॉडीज़ में, उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है। जुडिशियरी में जो आरक्षण मिला उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं को 50% स्कॉलरशिप देने का मैंने काम किया है। तो सरकार का जो था ना कि 35% रिजर्वेशन, तो जब तक वो शिक्षित ना होगी तो वो लाभ कहाँ मिल पाएगा सभी वर्गों को, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है। और जब मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं उस लेवल पे भी पहुँचूँ, क्योंकि मैं एक औद्योगिक फैमिली घराने से भी उद्योग को कैसे पॉकेट में बनाया जाता है, उसको आयात निर्यात से कैसे जोड़ा जाता है, इसका भी मुझे बचपन से एक्सपीरियंस है और सामाजिक कार्य का भी एक्सपीरियंस है। मेरा नाम नीलिमा अडिग हुआ उर्फ नीलिमा कुमारी, और मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स में किया है और लॉ में भी मैं स्नातक रही हूँ और साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया है। मुजफ्फरपुर जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित शोक सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर लगातार संघर्ष करते हुए सुशील मोदी बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए सशक्त और संघर्षशील नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके जाने से भाजपा ने कैलाशपति मिश्र के बाद अपना सबसे मजबूत स्तंभ सुशील मोदी को खो दिया है। उनके जाने से जो स्थान रिक्त हो गया है वह कभी भरा नहीं जा सकता है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। परसों रात हम सबों के अभिभावक पार्टी के स्तंभ श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी की मृत्यु हो गई। कल उनका पटना के दीघा घाट पर दाह संस्कार हुआ। उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे पीरपैंती के माननीय विधायक ललन पासवान जी, हमारे पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र सिंह जी एवं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थित थी। सभी लोग बहुत ही मर्माहत थे। निश्चित तौर पर जब घर का एक अभिभावक चला जाता है तो बच्चों को बहुत दुख और तकलीफ होती है। सर्वप्रथम आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे और ऐसे दुख के घड़ी में उनके परिवारजनों को एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो साहस हो दे कि वो अपने आप को संभाल सके। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर से सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा ही विशेष लगाव था। आप लोगों को भी याद होगा, कोई भी ऐसा चुनाव आज तक नहीं गुजरा है जो चुनाव प्रचार का समापन कराने के लिए सुशील मोदी जी यहाँ पे रोड शो किया करते थे। इस बार के भी चुनाव में उनकी कमी, जिस दिन चुनाव प्रक्रिया का समापन होगा, हम लोगों को इसका बहुत ही अफसोस होगा कि आज सुशील कुमार मोदी जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। जिस प्रकार से कैलाशपति मिश्र जी के जाने के बाद से एक स्तंभ और एक आधार बन करके जिस तरह से पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया और आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई तक पहुंची है, अगर उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान है तो सबसे बड़ा योगदान श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का है। आज उनके चरणों में पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लोगों से हम लोग एक आशा की किरण है कि सुशील जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर आगे भी हम लोग चलेंगे और पार्टी का काम करेंगे। पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा वाटर वैली वाटर पार्क खुला है, जिसका विधिवत उद्घाटन बुधवार को किया गया। उद्घाटन अवसर पर ही काफी संख्या में लोग वाटर पार्क पहुंचे। सबों को टिकट पर 20% डिस्काउंट दिया गया है। यहां पर वाटर पार्क के साथ रिजॉर्ट की भी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। खाने पीने की भी चीजें उपलब्ध है। यह वाटर पार्क मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नेशनल हाईवे के किनारे शेरपुर में है। लगभग 2 एकड़ में इस वाटर पार्क में वेब पूल, क्रेजी रिवर और बिग स्पेस के साथ साथ कई सारे चीज है। वाटर वैली वाटर पार्क में लॉकर के साथ साथ पोशाक और तौलिया भी उपलब्ध कराई जाएगी। वाटर पार्क के मैनेजर ने कहा कि अब लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सारी व्यवस्था है। लजीज व्यंजन का भी आनंद उठा सकते हैं।
काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपनी मुजफ्फरपुर में पहली बार स्विमिंग पूल का ओपनिंग हुआ है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और यह काफ़ी बड़ा है। अभी स्लाइडर सब नहीं ओपन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल तक चालू हो जाएगा। हाँ, वेब सबसे अच्छा है, इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ, वेब डांस में काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पहली बार वेब डांस यहाँ पे है मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर में पहली बार वेब डांस है और इतना बड़ा स्विमिंग पूल भी खुला है पहली बार। अभी तक तो छोटा छोटा स्विमिंग पूल था मुजफ्फरपुर में अपने, लेकिन पहली बार इतने बड़े लेवल पे मुजफ्फरपुर में अपने ओपनिंग हुआ है। जैसे बुकलेट में क्या है कि 2 बोनस ऑफर है और उसमें फिर कूपन है, 1/1 है, 2/1 है, 3/1 है, ऐसे 10 कूपन है। 10 कूपन मतलब 10 कूपन जब लेते हैं आप लोग तो उस पर 20 आदमी जा सकते हैं। 10 का पैसा लगेगा, 10 फ्री में जाइएगा। एक लेंगे तब एक लीजिएगा, एक फ्री में जाइएगा। एक का रेट 600 लगेगा मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे 700 लगेगा। अच्छा, मतलब बाई 1 गेट 1 है, जी एक लीजिएगा तो एक फ्री। जी, ऐसी हैं। मतलब 10 कूपन है, 10 कूपन मतलब 20 आदमी जाइएगा उसमें, मतलब 10 लेंगे तो 10 फ्री। हाँ जी जी। ये मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खुला है, वाटर वैली वाटर पार्क है, यूनिट ऑफ आनंदा रिसोर्ट है। क्या कुछ है इसमें? इसमें आपको 4 लेन है, वाटरफॉल है, मल्टीप्ले है, बच्चों के लिए मल्टीप्ले है, टावर स्लाइड है, वेब पूल है। वेब पूल का भी आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब पब्लिक जो है बहुत ही इंजॉय कर रही है। पार्किंग का हम लोग 2 व्हीलर का 20 रुपया रखे हुए हैं। आज तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं और 4 व्हीलर का 50 रुपया रेट अवेलेबल है। खाने पीने का क्या? खाने का इसमें हम लोग का ही बहुत ही अच्छा मतलब लजीज आपको घी का आइटम मिलेगा। जो भी आइटम है घी का आइटम है और हम लोग का अपना फूड कोर्ट है जिसमें सारा घी का आइटम आपको मिलेगा। यहाँ वाटर पार्क का क्या कुछ रेट है? रेट सैटरडे संडे 700 है, अदर डे 600 है। अभी हम लोग ओपनिंग ऑफर में 20% डिस्काउंट चला रहे हैं। कुछ दिन तक ये हम लोग डिस्काउंट कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि फिर इसमें क्या करना है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होना है, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस कप्तान राकेश कुमार के नेतृत्व में बुधवार की शाम शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस मार्च में करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल है। शहर में सुरक्षा की गहन समीक्षा की गई और पुलिस को चुनावों के लिए उठाए गए सुरक्षा उपायों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना पुलिस का कर्तव्य है। पूरे शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी संदर्भ में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। एएसपी ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। चुनाव संबंधी सारी तैयारियां पूरी हैं हमारी और आज एरिया डोमिनेशन के रूप में फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें हमारी माउंटेन बटालियन भी शामिल, वो कंपनी भी शामिल थी हॉर्सों के घोड़ों के साथ, और ये संपूर्ण टाउन क्षेत्र में निकाला गया था। और पर्याप्त हमारे पास फोर्स है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हो, ये सुनिश्चित करना पुलिस बल का काम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया था और तैयारियां हमारी 100% हैं। संवेदनशील स्थल पर किस तरह नजर रहेगी आपको? संवेदनशील स्थल पर हमारी एक्स्ट्रा मदद रहेगी। बाहर से भी हमारे पास पर्याप्त फोर्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में आ चुका है। साथ ही साथ हमारा डीएपी भी है और इसके अलावा हमारा होम गार्ड भी है। तो वहाँ पर अतिरिक्त तैनाती की गई है जो हमारे संवेदनशील बूथ। खासकर माहौल बिगाड़ने वाले के लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। शुरू में 107 की कार्रवाई की है, साथ ही साथ सीसीए भी किया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई भी असामाजिक तत्व अगर इसको चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।